तो उत्तराखंड में दो विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं, बद्रीनाथ और मंगलोर। उपचुनाव का सियासी रण सज चुका है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी ने जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, एक नाम पहले से तय था और दूसरे नाम ने चौंका दिया। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन पहले बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी उन्हें फिर से मौका दिया है। वैसे यह नाम पहले से ही तय था कि राजेंद्र भंडारी को बीजेपी मौका देगी ही देगी। कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते राजेंद्र भंडारी को फिर से चुनावी रण में बीजेपी ने उतार दिया। और दूसरा चेहरा मंगलोर, करतार सिंह भड़ाना। वैसे यूपी और हरियाणा की सियासत के चेहरे रहे करतार सिंह भड़ाना, इस बार मंगलोर की सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनावी रण में कूदेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि भड़ाना साहब के आने से मुकाबला थोड़ा बाहुबल टाइप का हो जाएगा। वहीं कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि लगभग नाम फाइनल है, औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन मसला यहां पर सिर्फ उपचुनाव तक सीमित नहीं है, कहानी कुछ और भी है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में भी लोगों के सिर से लोकसभा चुनाव की खुमारी भी नहीं उतरी कि अब फिर से दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को काउंटिंग होगी, जिसके लिए दोनों ही सीटों पर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो गई। इस विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी। बीजेपी के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुकाबला हमेशा कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में ही देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के चुनावी मैदान में आने से अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें बाहुबल और धनबल दोनों का संगम देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की राजनीति को बारीकी से देखने और समझने वाले विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी के इंपोर्ट किए गए प्रत्याशी राज्य में सभी सियासी दलों का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं और आगामी चुनाव के लिए सबके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हराने का काम किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़ कमल को हाथों में थाम लिया और तभी से उनके उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने के प्रयास शुरू हो गए। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर भी अब हर तरफ चर्चा होने लगी है। वहीं चुनाव की चुनौती को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है। चुनाव हमेशा ही चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हो, और ये चुनाव में हम लोग पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, और हर प्रकार से सारा संगठन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ के लोग लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे, और हर चुनाव में जैसे हमको सफलता मिलती आई, जनता के आशीर्वाद से उसमें भी सफलता मिलेगी। नहीं, वो वहीं से जीते हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की राय शुमारी
और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है, और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं, और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। तो उपचुनाव का रण किसमें कितना दम, सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस पैनल में जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है, तीनों अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। हमारे साथ गरिमा दसोनी जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। और जयसिंह रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड की सियासत को कवर करते हुए आ रहे हैं। तो जय सर, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। यह सियासत भी बड़ी दिलचस्प है। अक्सर होता है कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल होता है, लेकिन यह बड़े मुकाबले के बाद छोटा मुकाबला आ रहा है, लेकिन इसका बड़ा असर भी है। यह तो पहले से तय था कि बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी जी को ही उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से, लेकिन यह भड़ाना साहब का मामला समझ में नहीं आया सर, चक्कर क्या है? क्योंकि आप अंदर की खबर सबसे ज्यादा जानते हैं, मैं इसलिए अंदर की खबर पूछ रहा हूं आपसे। ऐसा है, भड़ाना जी का वास्तव में बड़ा चकित करने वाली बात है, क्योंकि वो तो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और पिछली बार 2022 में तो बसपा के टिकट पर उधर से लड़े थे, खतौली से शायद लड़े थे जी। तो उनका उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हो रहा था कि बीजेपी के पास कैंडिडेट कौन होगा, ये भी तो बात हो रही थी। अब बसपा का तो यह था कि हो सकता है सरवत करीम अंसारी साहब का बेटा है, हो सकता है उनको टिकट मिले, बीएसपी वाले करे, लेकिन बीजेपी का लग रहा था किसको कहेंगी, क्योंकि आप जाने इस सीट पर 2002 से लेके अब तक कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट जीता नहीं है। हाँ। और बीएसपी का अच्छा वजूद भी है। तीन बार तो यही जीते हैं आपके अंसारी जी, निजामुद्दीन। हाँ। और 2 बार सरवत करीम जीते, और सरवत करीम भी बीएसपी के थे, और जो निजामुद्दीन थे वो भी 2 बार बीएसपी के टिकट से जीते थे। लेकिन बीएसपी का हाल क्या हो गया है, आपने देखा लोकसभा चुनाव में पूरी कंस्टिट्यूंसी में उनको 42,000 वोट पड़े जो उनका कैंडिडेट था, और इस सीट पर तो शायद 6-7 हजार वोट पड़े हैं उनको, तो बहुजन समाज पार्टी को। तो स्थिति उनकी भी ठीक नहीं थी यहाँ पर। अब देखते हैं क्या है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में रहे हैं, पहले भी रहे हैं, ये एमपी का चुनाव लड़े हैं, ज्यादातर इनकी दखल भी हरियाणा की राजनीति में रहे हैं शायद। हाँ, हरियाणा और यूपी की राजनीति में रहे हैं। और अगर मैं सही हूं तो शायद इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को भी चुनाव लड़वाया था, यहाँ से चुनाव लड़वाया था। कहते हैं ये हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं, तो मतलब फाइनेंशियली ठीक ठाक है। नहीं, इनके हेलीकॉप्टर के किस्से भी बहुत हैं, वो मतलब बड़े बड़े नेता इनके हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है, ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। हेलीकॉप्टर के किस्से है। और दूसरी बात, अभी आज तड़के वहां से इंटरव्यू आ रहा था फरीदाबाद से इसका, तो सुबह भी वो उनको फरीदाबाद में ही खबर लगी कि उनको उत्तराखंड से टिकट दिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बीजेपी में वैसे भी। हाँ सुनीता जी, जो बात जयसर कह रहे हैं मैं उसी से ही आगे बढ़ा रहा हूं इस चर्चा को, फिर गरिमा जी के पास आऊंगा। बड़ी दिलचस्प चर्चा इसलिए हो जाती है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा बीजेपी का, और आपको मंगलौर पर एक अदद प्रत्याशी तक नहीं मिला। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम तो क्या नहीं, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन में मंगलौर में आपको प्रत्याशी नहीं मिला, बाहर से प्रत्याशी एक्सपोर्ट करना पड़ा। देखिए चावला जी, और सोचिए उन बेचारे कार्यकर्ताओं का जो डंडा और झंडा उठाते हैं सुनीता विद्यार्थी जी की तरह। मैं तो उन कार्यकर्ताओं की सोच रहा हूं मैडम, ये समझ में नहीं आया, जरा समझाइए भड़ाना जी का क्या चक्कर है। देखिए ऐसा है चावला जी, मंगलौर विधानसभा में जो समीकरण हमारी पार्टी के लिए बनते थे उसके मुताबिक भड़ाना जी का नाम जो है प्रत्याशी के रूप में उनको चुना गया है।
और पार्टी की सर्वसम्मति के तहत ये चुनाव हुआ है उनका। तो सुनीता जी, हमें मालूम है सर्वसहमति कैसे बनती है। अभी बोली तो मैं पूछवा दूं जयसर से। देखिए, भड़ाना जी कोई नया नाम तो नहीं है चावला जी। भड़ाना जी एक बहुत बड़े देखिए पॉलिटिशियन रहे हैं, काफी टाइम उन्होंने पॉलिटिक्स में दिया मैं है। मंगलौर की बात कर रहा हूं मैडम, मंगलौर की। हैं। उन बेचारे आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखिए वहाँ वो पे जो डंडा और झंडा उठाते हैं उनका तो हक मारा गया ना मैडम। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर मंगलौर विधानसभा की चावला जी हम बात करें तो वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे पास, क्योंकि आज तक वहाँ से बीजेपी कभी अपना परचम नहीं लहरा पाई है, तो इसलिए हमने इसलिए बाहर से प्रत्याशी बुलाया आपने। से कार्यकर्ताओं के मध्य ही ये निर्णय, इसलिए बाहर से प्रत्याशी बुला लिया आपने। बोर्ड ने ये निर्णय लिया है, इसलिए बाहर से प्रत्याशी बुलाया आपने। नहीं, बाहर अंदर कुछ नहीं है। देखिए चावला जी, भारत देश है और भारत देश में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ना चाहता है और उनके समीकरण उस तरीके से बन गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वो विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो एक अच्छा कैंडिडेट है, उसको भाजपा ने आगे ऐसा क्या होता है कि आपकी पार्टी में जो आता है आप हाथों हाथ उसे टिकट दे देते हैं? ठीक है, जो निर्णय पार्टी संगठन द्वारा लिया जाता है वो सर्वमान्य होता है, और हमारी पार्टी की जो रीति नीति है वो यही है कि जब पार्लियामेंट बोर्ड ने जो निर्णय पार्टी ज्वाइन करो, टिकट ले लो, करना चाहिए। पार्टी ज्वाइन करो, टिकट ले लो। क्या हुआ सुनीता जी? जी देखिए, मैंने कहा पार्टी ज्वाइन करो, टिकट ले लो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है, सीट पर डिपेंड करता है क्या समीकरण वहाँ पे बैठ रहे हैं। मैं समीकरण बताऊं आपको यहीं पर ही डिबेट में, गलत बोलूंगा तो डिबेट माफी मांग के हाथ जोड़ के डिबेट वाइंड अप कर दूंगा। नहीं, आप सही हैं, लेकिन देखिए मैं समीकरण बता दूं उदाहरण के साथ। आपने परिवारवाद का जिक्र किया, लेकिन यशपाल आर्य जी को जैसे ही पार्टी में लिया, रात को पार्टी ज्वाइन करवाई, सुबह बाप और बेटे दोनों को टिकट दिया। बोलिए जय श्री राम। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कुछ लोग तो अलग ही किस्मत लेकर आते हैं, वो तो ये किस्मत नहीं थी मैडम, ये किस्मत नहीं थी, इसे किस्मत नहीं कहते हैं। आपने किया तो मैंने बस याद दिलाया आपको। आपने किया ना मैडम, तब परिवारवाद याद नहीं आया था आपको, जब संजीव को भी टिकट दिया और यशपाल आर्य जी को भी टिकट दिया। ही रहा है, उसके बाद जो है यही सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया है कि एक परिवार से एक बात, आप गरिमा जी को चर्चा में, मैं बहस नहीं कर रहा, चर्चा ही कर रहा हूं, इसलिए एक एक करके। गरिमा जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, वो आपके वैसे घर का ही मसला है, वो आप लोग सुलझाइए तो ज्यादा बेहतर है। नाम तो लगभग फाइनल है ही, आपको भी मालूम है, जयसर को भी मालूम है, मुझे भी और सुनीता जी को भी। तो ये औपचारिक ऐलान करने में इतनी कश्मकश क्यों? ये समझ से परे है थोड़ा सा, अगर विस्तार से आप समझा पाए। गरिमा जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी मंगलौर पर तो कोई शक और सुबह किसी को होना नहीं चाहिए। हाँ। हमारा कैंडिडेट लगभग तय है। हाँ। लेकिन अगर हम बद्रीनाथ सीट की बात करें तो 8 या 9 आवेदन बद्रीनाथ सीट पर प्राप्त हुए हैं, जो कि एक तरह से पार्टी के लिए भी शुभ संकेत है कि पार्टी के टिकट से इतने लोग आतुर हैं चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ पार्टी की जो अपनी चुनावी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको तो चैनल देना ही पड़ेगा ना। आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल तो जाना ही पड़ेगा। लोगों ने आवेदन किया है, आप सिरे से तो ये नहीं कह सकते कि आप 8 लोग अलग रहिए, हमने इसको चुन लिया। ये कोई तानाशाही वाली पार्टी तो है नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी है। तो ऐसे में पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक और विशेष सहयोगी के रूप में मंत्री प्रसाद नैथानी जी भेजे जा चुके हैं, विक्रम सिंह नेगी जी और महेंद्र सिंह गुरु जी भेजे जा चुके हैं। और जो 9 आवेदक हैं उनको टटोलना, उनका कितना जनाधार है, उनका पार्टी के प्रति कितना योगदान रहा है, वो कौन से पद पर रहे हैं, तमाम चीजें। ये जयसर बता रहे थे काजी साहब तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, किसी कीमत पर कहीं कोई शक और सुबह इस बारे में होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब ओके है ना मामला? नहीं, काजी निजामुद्दीन जी बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारे थे 2022 का चुनाव। हाँ। अगर मैं टू बी प्रिसाइज, अगर करेक्ट फिगर बताऊं तो आपको 500 से 600 के बीच का वोटों का अंतर था। सरवत करीम अंसारी जी का और काजी साहब हो गए। अच्छा, ये दूसरा सुनने में आया है कि लखपत जी को हरी झंडी दिखा दी है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ये भी कुछ ऐसा है क्या? बद्रीनाथ लखपत जी एक मजबूत कैंडिडेट है। लखपत जी की पूरा जो अपना कैंडिडेचर है उसका आधार है
और हरी झंडी दिखाई या नहीं दिखाई मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन लखपत नहीं, ये अफवाहें फैल रही है, कुछ ऐसा है तो नहीं ना कि नेथानी जी की भी पसंद है कि लखपत जी को ही लड़वा दो, बहुत टाइम हो गया, अब बेचारे बहुत मेहनती हैं। नहीं, देखिए, मैं जब तक ऑफिशियल नहीं करती पार्टी तब तक मैं कुछ कहूँ वो मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी और मेरे जैसे अनुशासित सिपाही के रूप में कोताही होगी, जरूरत होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रही, लेकिन हाँ ये जरूर है। नहीं, आप धीमे से मुझे बता दीजिए, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। नहीं तिलक जी, देखिए, मैं तो केवल यहाँ पर हदप्रभ हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा किस तरह से उतरा है, बेनकाब हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्या चाल चरित्र और चेहरा है इसका ये इसके कार्यकर्ताओं को भी पता चल गया। आज 2 सीटों पर उपचुनाव है। हाँ। आप खुद सोचिए तिलक भाई कि राजेंद्र भंडारी को बमुश्किल 2 महीना नहीं हुआ है अभी भारतीय जनता पार्टी की गोद में गए हुए, और वो व्यक्ति जिसके बारे में सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष वित्तीय अनियमितता के तमाम आरोप लगाता था, भ्रष्टाचार के उसके और उसकी पत्नी पे आरोप लगाता था, वो आज किस मुंह से उसको पाक साफ बताएगा उसी विधानसभा में जाकर जिसके हाथों उसने करारी हार खाई है अभी 2022 में। तो ये सभ्यता और ये संस्कृति है कि भारतीय जनता पार्टी की, आज सबको बता दिया उन्होंने कि दे आर अ यूज एंड थ्रो पार्टी, वो यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। 16-17 में भी हमने यही देखा कि बड़ी संख्या में तोड़फोड़ करी, बड़ी संख्या में हमारे नेता ले गए, न सिर्फ उनको अपने कार्यकर्ताओं का गला काट के विधायक का टिकट दिया बल्कि आप और नाच में जाने आंगन टेढ़ा। मेरी बहन जो है देखिए भाजपा पर ही सहमत लगाना शुरू हो गई। अरे भाई, अपने कैंडिडेट का करेंगे, अपने प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं हो पाए, क्या कमियां हैं जो आपकी तैयारी नहीं होती है, ये बताइए। नहीं, कोई पाप नहीं है कैंडिडेट कम वोटों के कैंडिडेट को देर से घोषित करना, ये कोई चूहा-दौड़ रेस नहीं चल रही है कि आपने अपना किसी देर घड़ी का रोड़ा इसके ऊपर तमाम आरोप है और जो तमाम पार्टियां बदल कर आया है। आप सोचिए, करतार सिंह बडाना जो हरियाणा में कांग्रेस के टिकट से लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वो आरएलडी के टिकट से लड़ते हैं, फिर वो सपा से लड़ते हैं और अब भाजपा से आ गए हैं। तो ऐसे कपड़े की तरह बदलने वाले को आप हारने की और मैं हैरान हो गई थी जब इनके मीडिया प्रभारी करतार सिंह बडाना का कंपैरिजन जो है सतपाल महाराज से करने लगे, कहते सतपाल ब्रह्मचारी तो हरियाणा से जीत कर आए। अरे भाई, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, उत्तराखंड उनकी कर्मभूमि है, उनकी बस्ती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से लेना एक न देना दो, फोकस करने एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं उस पर आप चर्चा कर रहे हैं, बताइए। एक मिनट सुनीता जी, गरिमा जी, एक मिनट। हमारी पार्टी कैंडिडेट देर से तो घोषित कर गरिमा जी, गरिमा जी, एक मिनट। जो मेरे सवाल से उसका जवाब कब मिलेगा तिलक जी कि वो महेंद्र भट्ट जो पानी पी के राजेंद्र भंडारी को कोसते थे, आज पुराने राजेंद्र भंडारी को टिकट दे देती है पार्टी। कांग्रेस पार्टी इसका उत्तर मैं दे देता हूँ, फिर जय सर के पास जा रहा हूँ। एक मिनट मैं बता देता हूँ गरिमा जी, मैं उदाहरण के साथ एक सुनीता जी, गरिमा जी, एक मिनट रुकिए ना सर। जय सर का ऑडियो रहेगा, सिर्फ जय जी का ऑडियो रहेगा। अब उदाहरण कहीं है गरिमा जी, आपने आधे उदाहरण दिया, पूरा मैं कर देता हूं। आपने कहा कि ये हाथों हाथ टिकट दे देते हैं। हां, ये हाथों हाथ टिकट देते हैं, 1 घंटे में भी टिकट फाइनल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी पार्टी में होता है, आपकी पार्टी में भी होता है। आपने तो वो कारनामा किया जिन्होंने पता नहीं इतना बड़ा दिल दिखाया, हरीश रावत जी ने, जिनकी सरकार की पीठ में खंजर घोपा, 8x8 के कमरे में पार्टी को ज्वाइन करवाया, उनकी बहू को टिकट दे दिया। कुछ ही घंटे में फाइनल हुआ ना वो सब। वो भले ही कहते थे सत्ता मेरे जूते की नोक पर, धारी देवी की कसम कभी मंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन उनके बहू को भी टिकट दिया आप लोगों ने, है ना। ये भी उदाहरण है, गलत नहीं है ना। पार्टी अपनी उन गलतियों का ही खामियाजा भुगत रही है और अभी भी नहीं चाहती। गरिमा जी, और बुरे दिन आएंगे। गलतियों से सबक नहीं सीखा आप लोगों ने। अभी भी हाईकमान को आप लोगों ने गलतियों से सबक सीखा होता। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने मेहनत की। सुनिए सुनीता जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। लोकसभा चुनाव में आपके प्रदेश अध्यक्ष अकेले दम पर चुनाव लड़वा रहे थे और आपके बड़े नेता, बड़े चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर भी।
तो ये आप लोगों ने सबक नहीं सीखा गरिमा जी, ये हकीकत है। अकेले रण पे छोड़ दिया आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को। देखिए, मैं आप ही की डिबेट पर बैठी थी जिस दिन ये 5 सीट हारने की समीक्षा आप कर रहे थे, और मैंने बिना किसी लाग लपेट के ये बात कही थी, जो दिखाई है हमारे बड़े नेताओं ने। सुनीता जी, मुझसे बात हो रही है, आप क्या पूरे डिबेट में बोलती रहेंगे? आपको आपका नाम भी गरिमा जी है क्या? ये मुझसे सवाल हो रखा था, आप हर सवाल में बोलेंगी, ऐसे हो गए? आप बोलिए ना, आप भाजपा की मत बोलिए, तो आप अपनी फोकस करिए ना अपनी पार्टी पर। जय सर, मैं एक बात जानना चाह रहा था। देखिए गरिमा जी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। देखा आपने कैसे उन्होंने सवाल को गोल कर दिया। मैंने इनसे कहा जब नाम फाइनल है तो इन्होंने कहा कि मैं औपचारिक रूप से ऐलान नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। मैंने जिन 2 चेहरों के नाम लिए, इन्होंने कहा लगभग तो हाँ ओके वाला मामला, हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। तो क्या मैं मान लूं कि लगभग नहीं हो नामों की घोषणा के लिए? नहीं, मैं आपकी बात से जो बाकी 8 लोगों ने आवेदन किया है तिलक भाई, हाँ। उनका योगदान भी कोई पार्टी के लिए कम नहीं है। तो मेरे स्तर पर ये निर्णय थोड़ी लिया जाता है कि कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं। ठीक, लेकिन राजेंद्र भंडारी और बद्रीनाथ सीट, राजेंद्र भंडारी और महेंद्र भट्ट करेंगे। जय सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाइए ताकि दर्शक भी समझ पाए। महेंद्र भट्ट, राजेंद्र भंडारी और बद्रीनाथ सीट और समीकरण 2007 से जब वो निर्दलीय चुनाव जीते उसके बाद से लेकर अब तक की कहानी। ऐसा है कि पहले ये बद्रीनाथ सीट नंदप्रयाग के नाम से जानी जाती थी, और जब बीच में डिलिमिटेशन हुआ तो उसके बाद ये इसका नाम बद्रीनाथ हो गया। उसमें कुछ नए इलाके आए, कुछ पुराने जो है छोड़ दिए गए। तो पहला जो चुनाव हुआ तो राजेंद्र भंडारी हारे, ये जीत गए थे महेंद्र भट्ट। उसके बाद 2007 में जो चुनाव हुए तो निर्दलीय भी राजेंद्र भंडारी उस बद्रीनाथ से जीत चुके थे 2007 में। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। नहीं, निर्दलीय जब जीते तो वो फिर बीजेपी सरकार में वो शामिल हुए। खंडूरी जी ने खेल मंत्री बना दिया, खेल मंत्री उनको बना दिया। हाँ। और उस समय उन्होंने पूनिया जी को हराया था, और पूनिया जी को हराने के बाद और इनको जब मिनिस्टर बने तो पूनिया जी को बहुत तकलीफ हुई कि भाई मेरे को हराने वाले को आपने सीधा मिनिस्टर बना दिया। तो उसके बाद पूनिया जी और खंडूरी जी के कभी रिश्ते सुधरे नहीं। हाँ। तो और वो सार्वजनिक रूप से पूनिया साहब खंडूरी जी की आलोचना करते रहे, और उनके विरोधियों में जो विरोधी गुट था उस समय वो शामिल है। उसके बाद यहाँ से सब एक बार राजेंद्र भंडारी, एक बार महेंद्र भट्ट, ये सिलसिला चलता रहा। तो पिछले अभी जो 2022 में तो ये लगभग 2000 या 2200 कुछ ऐसे वोटों से राजेंद्र भंडारी जीते थे जी बद्रीनाथ सीट पर। हाँ। महेंद्र भट्ट से इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता बहुत ज्यादा है। और देखा जाए तो ये दोनों पोगरिक ब्लॉक के हैं, मैं भी उसी ब्लॉक का हूँ, और जिनका आप नाम ले रहे हैं लखपत जी, वो भी उसी पोगरी ब्लॉक के हैं। हाँ। शायद संभवतः इसलिए भी क्योंकि लखपत जी का, लखपत जैसे और भी नेता चमोली जिले में थे, राजेंद्र भंडारी की वजह से वो उभर नहीं पाए। बिल्कुल इसी बात, वो दबदबा उनका था, दबंग नेता तो ही, दूसरे किस्म के वो है, कुछ खासियत भी है तो कुछ कमियां भी है उनमें, जो अति दबंग होने के कारण लोगों के साथ जो उनको रोड़े उनके काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन दबंगई उनको दिक्कत करती है। उनकी दबंगई की वजह से कई लोग छोड़ गए, नंदन बिष्ट कागजे छोड़ गए। आपका ये बहुत नहीं, अब आपको मुकाबला कैसा दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ का? देखिए, आप उनको कम करके नहीं आ सकते राजेंद्र भंडारी को, निश्चित रूप से, क्योंकि वो अपना दमखम भी उनका है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन अभी मैं गांव गया था, रास्ते में जो अपना जो ड्राइवर था वो भी बीजेपी का आदमी था। हाँ। तो फिर उनसे बात करते करते तो उनका ये कहना था, उन्हें नहीं पता था मैं कौन हूँ क्या। हाँ। तो कहने लगे कि हम अगर हारेंगे तो भीतर घात से हारेंगे। तो घात से जो अभी यही बात मैं सुनना चाह रहा था सर आपसे। हाँ, तो हाँ, वो जो आपने बताया ना, महेंद्र भट्ट, राजेंद्र भंडारी। हाँ, केवल महेंद्र भट्ट नहीं है, आप ये समझिए कि इस चुनाव में अभी चमोली जिले की 2 और सीट है विधानसभा की। हाँ। थराली है, कर्णप्रयाग है जी।
में बीजेपी का मार्जिन काफी ज्यादा था, लगभग 26,000 दोनों में मिला के, और यहाँ 6-7 हजार का मार्जिन था, बहुत कम था। हाँ। का ये नतीजा आया कि भाई ठीक। अगर ये मैं अब छोटा छोटा कमेंट जो है सुनीता जी और आप से लूंगा। गरिमा जी, बड़ा थोड़ा सा हटके सवाल है। सुनीता जी, आप क्या चाहती है, बीएसपी ये चुनाव लड़े या ना लड़े? ये चुनाव लड़ने का मंगलौर में जी सबको है, सभी अपना दमखम दिखाए और जो जनता नहीं, आपका मन से मुराद तो होगी ना कि अगर बीएसपी चुनाव लड़ जाए तो मजा आ जाएगा, इस टाइप का। अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है उन्होंने भी। वैसे वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ते थे, लेकिन इस बार सुनीता जी देखिए, लड़ना एक अलग, आप मेरी बात समझिए। जैसे लोकसभा में वो चुनाव लड़े तो सही, लेकिन लड़ने के अंदर से इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। जी, मैं ये आपसे कह रहा था। तो आपके लिए मतलब कुल मिला के फायदे का सौदा है अगर वो चुनाव लड़े तो बीएसपी वाले। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा पर्सनली जो मेरा व्यू है वो यही है कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ, थोड़ा दम पे लड़े तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। हमारे लिए वैसे भी बल्ले बल्ले, हमारे कार्यकर्ता भाई साहब। हाँ, तभी तो बाहर से कैंडिडेट लेकर आए आप। खैर, गरिमा जी सोचिए, अगर बीएसपी दमखम से लड़ गई तो देखिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह का परफॉर्मेंस बसपा कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा हुआ है और उनको अपने जनाधार का भी पता चल गया। उन्हें ये बात पता है कि हम कितने पानी में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नाम लेवा मंगलौर सीट पर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमको नहीं। मंगलौर में एक फैक्टर मालूम है ना, जिसका थोड़ा जिक्र करें, कितना दूर हो जाएगा वो फिर बोलेंगी, ये ओपनिंग कमेंट में भी बोलेंगी, ये क्लोजिंग कमेंट में भी बोलेंगी। नहीं, आप मेरे सवाल का वो जो एम फैक्टर है, गरिमा जी छोड़िए ना। गरिमा जी एम फैक्टर जो है वो फिर बढ़ जाएगा ना। नहीं, वो कोई बात नहीं है। वो देखिए, जनता होती है, उसमें कोई एम फैक्टर या कोई दलित फैक्टर ये कुछ नहीं होता। मैं इस चीज को सिरे से नकारती हूँ। मैं जातिवाद में, क्षेत्रवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ तिलक जी। तो मैं आपको भी कृपया करके ये मेरा निवेदन रहेगा कि इन चीजों को अपने चैनल पे प्लीज प्रमोट मत कीजिए। गरिमा जी, ये गरिमा ज्यादा खाई बढ़ती चली जा रही है गरिमा जी के अंदर। मैं तो मान जाऊं, पत्रकार के रूप में नहीं होना चाहिए। मैं तो मान जाऊं, लेकिन आप लोग जो है ना जाति के आधार पर कैंडिडेट सेट करते हो। आपका बहुत सम्मान है हमारी नजरों में। अगर आप भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे तो मुझे लगता है मेरी आदत ही नहीं है मैडम, मेरी तो आदत नहीं है। आप जानते हैं मैं हिंदू मुसलमान करते हैं और डी फैक्टर और एच फैक्टर आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जो वहां है मैंने तो उसी का जिक्र कर दिया ना। जनता जनार्दन होती है, जनता चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये चर्चा बड़ी दिलचस्प हुई। इसमें कई अंदर की खबरें जयसर ने दी और सुनीता जी ने बताया बाहर के कैंडिडेट की जरूरत क्यों है, और गरिमा जी ने बताया कि नहीं इस बार हम लड़के चुनाव जीत के दिखाएंगे। अब देखते हैं आगे होता है क्या। फिलहाल लेकिन इतना जरूर है, 2 सीटों पर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होगा, यह तय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और फिलहाल उत्तराखंड की आवाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।